हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट को सीसी 10 से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक 18वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया इन 18th सेंचुरी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 18वीं शताब्दी की राजनीतिक अवस्था के होते हुए भी भारत की पारंपरिक विशेषताएं ज्यों की त्यों बनी रही। हम पहले सामाजिक स्थिति को देखेंगे, तत्पश्चात आर्थिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सामाजिक वर्गीकरण को देखते हैं। समाज में सबसे महत्वपूर्ण स्थान सम्राट का था। इसका अनुकरण अभिजात वर्ग करता था। ये लोग वित्तीय कठिनाई के होते हुए भी ऐश्वर्यमय जीवन व्यतीत करते थे। इन्हें सुंदरी, सुरा तथा संगीत से विशेष प्रेम होता था। सबसे नीचे ग्राम में रहने वाले कृषक तथा हस्तशिल्पी होते थे, जो प्राय निर्धनतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। हिंदू समाज में जाति प्रथा का बहुत महत्व था। जाति के नियमों में विवाह, वस्त्र, भोजन तथा व्यवसाय में बहुत महत्व था। परंतु आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों से बहुत लोगों को पारंपरिक व्यवसाय छोड़कर अन्य कार्य करने पड़े। स्त्रियों का समाज तथा गृह में मान तो था, परंतु समानता की वह भावना नहीं थी जैसा कि आज हम समझते हैं। मालाबार तथा कुछ अन्य क्षेत्रों को छोड़कर हिंदू समाज मुख्यतः पितृ प्रधान था तथा घर में पुरुष का ही बोलबाला था। यद्यपि हमें कुछ ऐसे हिंदू और मुसलमान स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने राजनीति, प्रशासन तथा विद्या के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु प्रायः स्त्री को समाज में उसका न्यायपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता था। हिंदू तथा मुसलमान स्त्रियां पर्दा करती थीं, यद्यपि बाहर काम करने वाली स्त्रियां प्रायः ऐसा नहीं कर पाती थीं। बाल विवाह प्रथा प्रचलित थी, यद्यपि गौना वयस्क होने पर ही होता था। उच्च वर्गों में दहेज प्रथा भी प्रचलित थी। राजवंशों, बड़ी जमींदारों तथा धनाढ्य घरों में बहुपत्नी प्रथा की प्रचलित थी, परंतु साधारण लोग एक विवाह ही करते थे। उत्तर प्रदेश तथा बंगाल के कुलीन घरानों में बहुपत्नी प्रथा का रूप बहुत भीषण था। दीजों में विधवा विवाह प्रायः नहीं होता था। आश्चर्य की बात है कि पेशवाओं ने विधवा के पुनर्विवाह पर पतदाम नाम का एक कर भी लगाया था। बंगाल, मध्य भारत, राजस्थान इत्यादि के उच्च हिंदू कुलों में सती प्रथा भी प्रचलित थी, जिसके अनुसार विधवा अपने पति को चिता में जलकर भस्म हो जाती थी। पेशवाओं ने इस प्रथा को रोकने का असफल प्रयत्न किया। एक अन्य सामाजिक कुरीति थी दासवृत्ति। मुख्य रूप से हम दासों को दो भागों में बांट सकते थे। एक थे घरों में काम करने वाले दास, दूसरे थे खेतों में काम करने वाले बंधुआ मजदूर। ये दूसरे श्रेणी के लोग भूमि के हस्तांतरण होने पर नए स्वामी के पास हस्तांतरित हो जाते थे। यूरोपीय पर्यटकों तथा प्रशासकों ने दासवृत्ति का बहुत उल्लेख किया है। आर्थिक कठिनाइयों, दुर्भिक्षों, असीम निर्धनता तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपों के कारण लोग अपनी संतान को बेच देते थे। राजपूत, खत्री तथा कायस्थ लोग घरों में काम करने के लिए दास दासियां रखते थे, परंतु यह स्मरण रहे कि भारत में दासों से यूरोप और अमेरिका की अपेक्षा बहुत उत्तम व्यवहार किया जाता था। इन्हें लोग प्रायः पारंपरिक सेवक के रूप में ही मानते थे। उन्हें विवाह करने की अनुमति होती थी तथा उनकी संतान पूर्ण नागरिक मानी जाती थी। विदेशी कंपनियों, विशेषतः पुर्तगाली, डच तथा अंग्रेज़ों के आने पर दास व्यापार ने एक नवीन रूप धारण कर लिया। कलकत्ता में 1752 में एक कार्यालय का उल्लेख मिलता है, जहां प्रत्येक दास के पंजीकृत करने पर 4 रुपया शुल्क देना पड़ता था। यूरोपीय कंपनियां 10 वर्षीय कन्या के लिए 5 से 15 रुपया, 16 वर्षीय लड़के के लिए 12 से 20 रुपया तथा पूर्ण वयस्क के लिए 15 से 20 रुपया प्रति दास के मूल्य पर बंगाल, असम तथा बिहार की मंडियों से मोल लेकर यूरोप और अफ्रीका भेजती थी। सूरत, मद्रास और तथा कलकत्ता में यूरोपीय घरों में हबसी दास भी रखे जाते थे। 1789 में की गई घोषणा से दास व्यापार बंद कर दिया गया था, परंतु ग्रामों में बंधुआ मजदूरी की प्रथा कहीं कहीं आज भी चल रही है। अगर हम सामाजिक
विषय के अंतर्गत शिक्षा को देखें तो हिंदुओं और मुसलमानों में शिक्षा के प्रति विशेष रुचि रही है, परंतु भारतीय शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति था, साक्षरता नहीं था। अपने अपने वर्ण, कुल तथा मर्यादा के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का भी चलन था, जिससे लोगों में विशिष्टता आ जाती थी। हिंदुओं तथा मुसलमानों में शिक्षा धर्म से संबंधित थी। संस्कृत के उच्च अध्ययन के केंद्रों को बंगाल, बिहार, नादिया तथा काशी में तोल तथा चतुष्पादी कहते थे। मिथिला अथवा बिहार तथा उत्कल उड़ीसा संस्कृत अध्ययन के विशेष क्षेत्र थे। फ्रांसीसी पर्यटक बर्नियर काशी को भारत का एंथ्रज कहता था। उच्च संस्कृत शिक्षा की अभिलाषी इन केंद्रों की ओर भागते थे। फारसी तथा अरबी के उच्च शिक्षा केंद्रों को मदरसा कहते थे। राजभाषा होने के कारण हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही फारसी सीखते थे। पूर्वी भारत में अजीमाबाद, जो कि बिहार में है, फारसी का प्रसिद्ध केंद्र था। कुरान तथा इस्लामी धार्मिक शिक्षा के इच्छुक अरबी सीखते थे। प्रारंभिक शिक्षा का प्रचलन पर्याप्त मात्रा में था। हिंदू विद्यालयों को पाठशाला तथा मुस्लिम विद्यालयों को मकतब कहते थे। ये विद्यालय प्रायः मंदिरों तथा मस्जिदों से संबंधित होते थे। विद्यार्थियों को लिखने, पढ़ने तथा अंकगणित की शिक्षा दी जाती थी। सत्य, ईमानदारी, आज्ञा पालन, धर्मनिष्ठा इत्यादि शिक्षा सिखाई जाती थी। यद्यपि विद्या का प्रचलन प्रायः उन वर्णों में ही था, परंतु उच्च वर्णों में ही था, परंतु निम्न वर्णों के बालक भी विद्या प्राप्त कर लेते थे। स्त्री शिक्षा अभिष्ट नहीं था। अगर हम कला और साहित्य की बात करें, जब कला और साहित्य को दिल्ली में संरक्षण मिलना बंद हो गया तो ये लोग नवीन स्थापित राज्यों हैदराबाद, लखनऊ, मुर्शिदाबाद, जयपुर इत्यादि की ओर चल पड़े। आसिफुद्दौला ने 1784 में सुप्रसिद्ध इमामबाड़ा मुहर्रम मनाने के लिए एक भवन बनाया। इस भवन के स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया, यही इसका विशेष महत्व है। सवाई जयसिंह के सुप्रसिद्ध जयपुर अथवा गुलाबी नगर तथा दिल्ली, बनारस इत्यादि नगरों में ज्योतिष की 5 वेधशालाएँ, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनवाई। अमृतसर में महाराजा रंजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर में संगमरमर लगवाए तथा उसके कलश पर स्वर्ण पत्र मढ़वा दिया। इसी प्रकार सूरजमल ने भरतपुर की राजधानी डींग में आगरे के समान सुनियोजित नगर बनवाने का प्रयत्न किया। यह कार्य 1725 में आरंभ किया गया, परंतु पूर्ण नहीं हो सका। आधुनिक भारतीय भाषाओं उर्दू, हिंदी, मंगला, असमिया, पंजाबी, मराठी, तेलुगु तथा तमिल का बहुत विकास हुआ। यह 18वीं शताब्दी ही थी जिसमें ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारत में प्रथम मुद्रणालय, जिसको हम लोग प्रिंटिंग प्रेस, स्थापित किया तथा भारतीय भाषाओं में अंजिल का प्रकाशन किया। इन्हीं लोगों ने प्रथम तमिल कोश भी प्रकाशित किया। बंगाल में केरी, बार्ड, मार्शमैन जैसे धर्म प्रचारकों ने श्रीरामपुर के स्थान पर मुद्रणालय स्थापित किया तथा बाइबल का बंगला संस्करण निकाला। अब हम इनकी आर्थिक स्थिति को देखेंगे। 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार इकाई ग्राम ही थी, जो स्वावलंबी तथा स्वशासी ही नहीं अपितु अपनी आवश्यकताओं के लिए सभी पदार्थों का उत्पादन कर लेते थे। इनका राज्य से संबंध केवल कर देने तक सीमित होता था। वंश तथा शासक तो परिवर्तित होते ही रहते थे, परंतु ग्राम समाज सदैव की नाई मंद गति से चलता रहता था। एशियाई समाज का यह अपरिवर्तनशील रूप ही था, जिसके विषय में यूरोपियों ने कहा था कि यह नश्वर संसार में भी अनश्वर है। ये ग्राम समाज की ओर आर्थिक और सामाजिक स्थायित्व में मुख्य भूमिका निभाते थे, तो दूसरी ओर आर्थिक प्रवाहहीनता के लिए भी उत्तरदायी थे। नगरों में हस्तशिल्प का स्तर बहुत विकसित हो चुका था तथा भारतीय माल की संसार की सभी मंडियों में मांग थी। ढाका, अहमदाबाद तथा मसूलीपट्टनम का सूती कपड़ा, मुर्शिदाबाद, आगरा, लाहौर तथा गुजरात का रेशमी माल, कश्मीर, लाहौर तथा आगरा के ऊनी शॉल, गलीचे,
सोने चांदी के आभूषण, बर्तन, धातु के सामान, हथियार, ढाले इत्यादि की भारत में तथा बाहर बहुत मांग थी। स्थानीय तथा विदेशी विस्तृत व्यापार के कारण व्यापारी पूंजीपतियों का विकास हुआ तथा बैंक पद्धति का भी विकास हुआ। उत्तरी भारत में जगत सेठों तथा दक्षिणी भारत के चेट्टियों का उदय हुआ। हुंडियों इत्यादि का प्रचलन होने लगा तथा इससे व्यापार में बहुत वृद्धि हुई। 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारतीय व्यापार के विकास से यह लगता है कि भारत में पूंजीवाद के शीघ्र उत्थान के लिए परिस्थितियां विद्यमान थी, परंतु कुछ प्रतिबंधों के कारण, जैसा कि सामंतशाही वर्ग का प्रसार जो कि कृषकों के बचाए हुए धन का दुरुपयोग करते थे, तथा अभिजात वर्ग की संपत्ति का सरकार द्वारा जब्त करना, लोगों में बचत की भावना तथा प्रवृत्ति का अभाव तथा इन बचतों के सदुपयोग न करने इत्यादि तथा सर्वप्रधान देश में राजनीतिक स्थिरता का न होना, इन सभी के कारण आधुनिक विधि से आर्थिक विकास नहीं हो सका। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के अस्तित्व से, जिसने महान आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव हुए, देश में निष्क्रियता आई तथा देश में अव्यवस्था उत्पन्न हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।